हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉर्ड मिरर। ठीक है। तो देखो, कॉर्ड मिरर कई टाइप का होता है। जैसे इलिप्टिकल शेप का मिल जाएगा, ठीक है। फिर सिलेंड्रिकल, इस शेप के भी मिलते हैं कॉर्ड मिरर। पैराबोलिक और स्फेरिकल, ठीक है। तो ये कॉर्ड मिरर के कुछ टाइप हो गए, और जो हमको पढ़ना है वो स्फेरिकल है। हम लोग को पूरा का पूरा टॉपिक जो है स्फेरिकल पे ही लगाना है। तो हम हेडिंग डालते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक। स्फेरिकल मिरर होता क्या है? तो आप जानते हो कि जैसे मान लो ये एक कांच का गोला है, हॉलो स्फेयर है, खोखला है, कांच का बना हुआ है। अब इसके इस वाले भाग को आप काट के निकाल लो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये निकलेगा, ऐसे कुछ कटोरे टाइप का बनेगा डिजाइन। इसका जो शेप आएगा कटोरे टाइप का आएगा। अब इसके दो सरफेस होंगे, एक आउटर साइड में होगा, बाहर की तरफ होगा, और एक इनर साइड में होगा। तो दोनों सरफेस में से किसी एक सरफेस को आप पॉलिश कर दो। जैसे हम आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिए, ठीक है। तो जैसे अगर हम आउटर सरफेस को पॉलिश करेंगे तो इसका जो इनर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा। ठीक। ठीक इसी तरीके से अगर इनर सरफेस को हम पॉलिश करेंगे तो आउटर सरफेस क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा। अब जैसे मान लो कि एक ये कांच का गोला है, खोखला कांच का गोला, मेरे पास बॉल है, तो हम इस बॉल को क्या मान लेते हैं कि एक खोखला कांच का गोला है, ठीक है। अब इस गोले को साइड से कट कर लो। तो मैंने काट के रखा हुआ है, तो अगर काट लेते हैं इसको, तो इस तरह से कटोरे टाइप का ये निकलेगा, ठीक है। ये इनर सरफेस हो गया, ये आउटर। अब देखो, अगर हम आउटर को पॉलिश कर दें, तो इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा। अगर इनर को पॉलिश कर दें तो आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा। बात समझ में आ गई? तो इसी को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर टू टाइप का होता है। एक में आउटर सरफेस पॉलिश्ड होती है और दूसरे में इनर सरफेस पॉलिश्ड होती है, ठीक। इसको हम लोग नाम देते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। और इसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर ज्योमेट्रिकल नेम है इसका। उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर भी इसका ज्योमेट्रिकल नेम है, ठीक है। अब इसका एक दूसरा नाम है कन्वर्जेंट मिरर, और कन्वर्जेंट मिरर इसका ऑप्टिकल नेम है। उसी तरीके से इसका नाम है डाइवर्जेंट मिरर, और डाइवर्जेंट मिरर भी इसका ऑप्टिकल नेम है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई? तो इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम ज्योमेट्रिकल नेम की बात करें तो दोनों ज्योमेट्रिकल नेम कॉनकेव और कॉन्वेक्स है, जबकि ऑप्टिकल की हम बात करते हैं, ऑप्टिकल नेम की, तो इसको कन्वर्जेंट और इसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट। बात समझ में आ गई? तो नोट कर लो इन सब चीजों को। अब हम लोग मिरर के कुछ बेसिक डेफिनेशन को थोड़ा सा याद कर लेते हैं जल्दी से। तो देखो, हमारे पास एक मिरर है, कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर के, जैसे ये कॉनकेव मिरर हो गया, इस कॉनकेव मिरर के मिड पॉइंट को, यहां पर इस मिड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? पोल। तो यहां पे हम टिक कर देते हैं, तो इसको पोल कहते हैं। तो पोल क्या है? तो पोल मिड पॉइंट ऑफ मिरर है। तो पोल हमारा मिड पॉइंट ऑफ मिरर हो गया, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। तो पहले ये बताओ, ये जो मिरर है किसी हॉलो स्फेयर का ही पार्ट होगा? तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा स्फेयर ही बना लेते हैं। मान लो ये एक स्फेयर है जिसका मिरर एक पार्ट है, तो इस स्फेयर का एक सेंटर होगा C,
ठीक है। इस स्फेयर के सेंटर को ही मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, फिर से याद रखेंगे, उस स्फेयर का सेंटर जिसका मिरर एक पार्ट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसको हम डिनोट करते हैं C से। ठीक है, तो पोल क्या था? तो पोल हमारा मिड पॉइंट था, मिरर का मिड पॉइंट, वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए ही लागू होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? उस स्फेयर का सेंटर जिसका मिरर एक पार्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अब अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को मेजर कर लें, यहां से यहां तक को, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। बात समझ में आ रही है? फिर से याद रखना, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। बात समझ में आ गई? अब यहां ध्यान दो, जो लाइन C और P को पास करती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो जो लाइन C और P को पास करती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ रहा है? अब ये बेसिकली ये सब तो चीजें आपको पता है क्योंकि 10th में भी ये चीजें पढ़ने को मिलती हैं, बस थोड़ा सा रिमेंबर कर रहे हैं क्योंकि आगे चल के आपको किसी डेरिवेशन में या किसी न्यूमेरिकल में ये सब टर्म्स आएंगे तो वहां हमको तुरंत याद आना चाहिए कि ये सब क्या था। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हम फोकस की करते हैं। तो देखो, एक सिंपल वे में फोकस को याद रखने का तरीका क्या है। अब जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ठीक, अब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसका इमेज मिरर के द्वारा प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर, फिर से याद रखेंगे, मिरर के द्वारा प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर बनेगा उसको हम फोकस कहेंगे जनरली। फिर से सुन लो, एक ऑब्जेक्ट को आपको कहां रख देना है? इन्फिनिटी पर। अब उसका इमेज मिरर के द्वारा प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट में बनता है उसको हम फोकस कह लेते हैं। तो ये आपका हो गया फोकस, यहां फोकस हो गया। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, अब फोकस जो है C और P के सेंटर में होगा, इसकी कंडीशन अलग होगी, और सेंटर में नहीं होगा, इसकी कंडीशन अलग होगी। तो ये आगे नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि फोकस जो है C और P के सेंटर मिड पॉइंट में ही रहे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसकी कंडीशन हम नेक्स्ट वाले में पढ़ने वाले हैं कि कब फोकस C और P के बीच में आएगा और कब फोकस C और P के बीच में नहीं आएगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तो इसके बाद फोकस के बाद फोकल लेंथ, बड़ा सिंपल सा नाम से लग रहा है ना, फोकल लेंथ। पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं और रिप्रेजेंट स्मॉल f से करते हैं। तो ये हो गया कैपिटल R से। फिर उसी तरह से फोकल लेंथ के बाद बात कर लेते हैं अपर्चर की। तो अपर्चर क्या है? तो देखो, ये पूरा डायामीटर देखो, मिरर का पूरा डायामीटर, ये डायामीटर, ठीक है, जहां लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक, इस पूरे डायामीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं? अपर्चर। देखो, अपर्चर अगर मिरर का बड़ा है तो ज्यादा लाइट उससे टकराएगी, ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा। अपर्चर छोटा है तो कम लाइट टकराएगी, कम रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, बड़ा अपर्चर होने से ज्यादा लाइट टकराती है। बात समझ में आ रहा है? अपर्चर की बात हम बात करते हैं फोकल प्लेन की। फोकल प्लेन क्या है कि एक प्लेन मान लो कुछ इस टाइप का एक प्लेन है, ऐसा प्लेन, जो फोकस, ये फोकस है, जो फोकस से पास हो और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। ऐसा प्लेन जो फोकस से पास हो और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, इस तरह के प्लेन को फोकल प्लेन कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब ये सब छोटी छोटी डिफिनेशन है, आप इसको जल्दी से नोट करो, इसके बाद के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम लोग मिरर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को भी सीखते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर C, ठीक है। ये हमारा एक और कॉनकेव मिरर है और ये इसका
प्रिंसिपल एक्सिस पोल और सेंटर सी। ठीक है, अब एक लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस से काफी दूर मिरर से टकराती है, तो हम क्या करते हैं कि एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं सेंटर से। ये रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होके यहां गई। ठीक, इसी तरीके से इस वाले केस में एक लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज आती है, एकदम पास मिरर से टकराती है। नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं और ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। दोनों केस समझ में आ गया? तो देखो इसमें जो एंगल आई है इंसिडेंट एंगल, एंगल आई, और इसका जो एंगल आई है इंसिडेंट एंगल, दोनों में अंतर है। इसका जो इंसिडेंट एंगल आई है ये काफी लार्ज है, और जबकि इसका इंसिडेंट एंगल आई जो है वो काफी छोटा है। तो इस तरह की रेस को जो प्रिंसिपल एक्सिस के काफी दूर से आती हैं, दूर होती हैं, और जिनका इंसिडेंट एंगल लार्ज होता है, इस तरह के रेस को मार्जिनल रेस कहते हैं। ठीक है, और मार्जिनल रेस के लिए एंगल आई इज वेरी लार्ज। ठीक है, यानी इनका एंगल आई जो है काफी लार्ज होता है, काफी बड़ा होता है। और इसी प्रकार जो लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज रहती हैं या जिनका इंसिडेंट एंगल काफी स्मॉल होता है, उनको बोलते हैं पैरेक्सियल रेज। ठीक है, और एंगल आई इज वेरी स्मॉल, इनका एंगल आई काफी स्मॉल होता है। अब बेसिकली जितने भी डेरिवेशन हम लोग करेंगे वो सब के सब पैरेक्सियल रेस के लिए करेंगे। बात समझ में आया? ठीक है, और याद रखना पैरेक्सियल रेस के लिए जब फोकस आता है वो सी और पी के मिड में होता है, एकदम मिड पॉइंट पे होता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो जितना भी केस हम लोग बनाएंगे वो हमेशा किसके लिए रहेगा? पैरेक्सियल के लिए रहेगा। बात समझ में आ गया? नोट कर लो इन सब चीजों को। अब यहां ध्यान दो, स्फेरिकल मिरर के साथ एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम लोग स्फेरिकल अब्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं स्फेरिकल अब्रेशन होता क्या है, इसको रिड्यूस करने का क्या तरीका है। तो स्फेरिकल अब्रेशन समझने के लिए पहले हम एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। अच्छा, ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए लागू होता है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये सेंटर हो गया। सेंटर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, और एक लाइट रेस काफी दूर यहां टकराती है। ठीक है, इस लाइट रेस को हम लोग मार्जिनल रेस कहते हैं, जो इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं। अब यहां से ये रिफ्लेक्ट होगा, ये मार्जिनल का फोकस हो गया। ठीक है, उसी तरीके से फिर से हम यहां नॉर्मल बनाते हैं, क्लोज करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। अब एक लाइट रेस क्या है, सीधे आया, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज है, तो इस लाइट रेस का क्या नाम होगा? पैरेक्सियल। अब यहां से ये रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा फिर से बनाते हैं इसको, रिफ्लेक्ट हो गया। अब यहां देखो, ये जो फोकस है ये पैरेक्सियल का फोकस है। तो अब बताओ जितने भी रेस चलनी है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्या किसी सिंगल पॉइंट पे फोकस हो रहा है? आंसर है नो। इसी प्रॉब्लम को हम लोग स्फेरिकल अब्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब स्फेरिकल अब्रेशन के प्रॉब्लम को दूर करने का तरीका क्या है कि या तो मिरर को पैराबोलिक कर लो, ठीक है, या तो अपर्चर को छोटा कर दो। स्फेरिकल मिरर के अपर्चर को छोटा लेने पर स्फेरिकल अब्रेशन रिड्यूस हो जाता है, खत्म हो जाता है। या तो मिरर पैराबोलिक लो, तो पैराबोलिक मिरर बनाना थोड़ा कठिन प्रोसेस है। ठीक है, जबकि अपर्चर को आप छोटा करना आसान है। तो कभी भी स्फेरिकल मिरर के लिए जितने भी हम प्रॉब्लम इसके आगे डेरिवेशन करेंगे उसका अपर्चर छोटा लेंगे। ठीक है, छोटा लेने से सब रेस पैरेक्सियल मानी जाती है और हमेशा वो एक सिंगल पॉइंट पर ही फोकस होता है। तो मेरे ख्याल से आपको स्फेरिकल अब्रेशन के बारे में समझ में आ गया कि मिरर में एक प्रॉब्लम आती है जिसका नाम है स्फेरिकल अब्रेशन। स्फेरिकल अब्रेशन क्या है कि जितनी भी लाइट रेस
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही हैं, किसी सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करो। अब डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके आगे। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आप, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। तो सबसे पहले इसमें हम दो टाइप आपको बता रहे हैं। तो बेसिकली टाइप 1 काफी आसान है। तो टाइप 1 में करना क्या है, मानते हैं कि यह आपका एक कॉनकेव मिरर है और ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। तो इस टाइप 1 में हम लोग जो रेज ले रहे हैं वो पैरेक्सियल होगा। पैरेक्सियल के लिए एंगल आई टेंस टू 0, यानी एंगल आई की वैल्यू काफी कम होगी। तो यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल हो गया, ठीक है, और एक लाइट रेज आया यहां पे, टकराया, इस एंगल को हम कहेंगे आई, और यहां से ये पास हुआ, तो ये आपका हो गया फोकस। थोड़ा सा इधर भी हम बना लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो गया फोकस। अब देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से अगर ये आई है तो ये भी आई होगा, और ज्योमेट्री से ये आई है तो ये भी आई होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अब F से P तक का जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ है, और जबकि C से P तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। बात समझ में आ गया। अब ये जो रेस ली गई है वो पैरेक्सियल है। पैरेक्सियल का मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस से काफी क्लोज है। तो अब चूंकि हमको बनाना है ज्योमेट्री, तो इसीलिए थोड़ा सा फैला के बनाए हैं। क्लोज लेने पर इस पॉइंट को हम M डैश कर लेते हैं। अब M डैश से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये M हो गया। तो P और M पॉइंट नियर पॉइंट है, काफी समीप है। तो जो मेजरमेंट आप P से कर रहे हो वही मेजरमेंट आप M से भी करोगे, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, वो ट्राइंगल होगा C F M डैश। ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं, तब ये एक्सटीरियर होगा जो 2i होगा, दोनों के सम के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल CFM डैश। इस ट्राइंगल में हम लगाते हैं tan i, ये tan i यहां लेते हैं, ये i हो गया। तो tan i इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया M डैश M, और बेस यहां से यहां तक का डिस्टेंस r। ठीक है, बिकॉज एंगल I इज वेरी स्मॉल। याद रखना, जब एंगल I या कोई भी एंगल स्मॉल में होता है तो tan थीटा का मेजरमेंट हम थीटा में कर सकते हैं, इसलिए tan I की जगह हम लोग I लिख सकते हैं। ठीक है, तो I इक्वल टू M डैश M अपॉन R हो गया। ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो फिर से याद दिला दें, ये जो डेरिवेशन है वो किसके लिए है, पैरेक्सियल के लिए है। गुड। अब आगे देखो, अब हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल F M डैश M। इस ट्राइंगल में भी आप tan 2i लगाओ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। कंडीशन यहां भी यही फॉलो होगी, एंगल I इज वेरी स्मॉल। ठीक है, इसलिए tan 2i किसके इक्वल होगा, 2i के। तो 2i इक्वल टू M डैश M अपॉन F। तो I इक्वल टू M डैश M अपॉन 2F। अब देखो ये भी I के इक्वल है, ये भी I के इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर M डैश M अपॉन R इक्वल टू M डैश M अपॉन 2F। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दिए इसको।
अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f इक्वल टू r/2 आ जाएगा। तो ये हो गया रिलेशन r और f के बीच में। तो ये तो जनरली रिलेशन है, और इसमें कंडीशन पहले ही मान रखे थे कि ये किसके लिए है, पैरेक्सियल के लिए है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इससे एडवांस आपको बताते हैं जो सबके लिए लागू होता है, मतलब पैरेक्सियल के लिए भी और मार्जिनल के लिए। अगर आपके स्कूल में इस तरह के एग्जाम में पूछा जाए बोर्ड, तो आप ऐसे लगा सकते हैं जो आपके बुकों में भी दिया रहता है, लेकिन अब इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म हम बताते हैं आपको। अब देखो यहां पर हम कुछ ऐसा लेते हैं जो सबके लिए लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से एक मिरर ले लेते हैं, स्फेरिकल मिरर कॉनकेव, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सेंटर C हो गया, एक नॉर्मल बना लेते हैं यहां पर, ठीक है। एक लाइट रेज यहां पे इंसिडेंट करा लेते हैं ये, और यहां पर ऐसे लेके आते हैं, तो ये हो गया आपका फोकस पोल। अब देखो C से P ये जो है ये भी R है और ये भी क्या है, R है, ठीक है। एक्चुअली अगर ये मिरर है तो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर पे कहीं भी आप ऐसे लाइन ज्वाइन कर दो, वो सब R होगा अगर स्फेरिकल मिरर है तो हमने कौन सा मिरर लिया है, स्फेरिकल। और मैंने बता भी रखा है जो भी डेरिवेशन होगा वो सब किसके लिए होगा, स्फेरिकल मिरर के लिए। अब ठीक इसी तरीके से यहां एंगल हम I बना लेते हैं, तो ये भी एंगल I होगा और ये भी एंगल I होगा, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाला वो R हो गया, ये वाला जो डिस्टेंस है वो F हो गया, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, तो R माइनस F। ये समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहां से एक नॉर्मल लेते हैं, यहां बना लेते हैं, इसको हम O कर लेते हैं, और इस पॉइंट का नेम हम देते हैं M। ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए तो ज्योमेट्री समझ में आ गई। अब देखो इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखो CFM, बड़ा वाला ट्राइंगल में दो एंगल I है। अगर कोई ट्राइंगल ऐसा है जिसका ये एंगल थीटा है, इसका ये एंगल थीटा है, तो इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं, और ये दोनों साइड आपस में बराबर होती है। ये बातें समझ में आ गई। इसका मतलब C से F तक का साइड, ये वाली साइड जो है, और C से M ये वाली जो साइड है आपस में बराबर होगी। इसकी लंबाई कितनी है, R माइनस एफ, तो ये वाला कितना होगा, R माइनस एफ। ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलो देखो इसको डिराइव करते हैं हम लोग किस तरह से। तो एकदम हम विस्तार से बता रहे हैं आपको, एक एक पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है, काफी खोल के बता रहे हैं। तो देखो अगर ट्राइंगल लेते हैं CFO, इस ट्राइंगल में हम लगाते हैं cos I, ठीक है। तो cos I तो ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस ये वाला बेस हो गया, ठीक है, बेस CO, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, R माइनस एफ। ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, या R माइनस एफ cos I इक्वल टू CO, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा इसी तरह अगर हम ट्राइंगल लेते हैं OMF, OMF, और इसमें भी अगर हम cos I लगाते हैं तो हमें मिलेगा क्या, तो देखो ये 90 है, तो ये हाइपोटेनियस हुआ, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हुआ, तो OM अपॉन ये R माइनस एफ, तो R माइनस एफ cos I इक्वल टू OM, ये भी समझ में आ गया। अच्छा बताओ CO और प्लस OM किसके बराबर होगा, देखो CO प्लस OM ये पूरा, तो मैंने बताया था ये पूरा का पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी R है, यहां से लेकर यहां तक, तो ये इक्वल होगा किसके, R के। अब देखो CO की वैल्यू क्या है, R माइनस एफ cos I, और OM की वैल्यू क्या, R माइनस एफ cos I, दोनों लिखेंगे तो जुड़ जाएगा, तो होगा R माइनस एफ cos I इक्वल टू R। ये बातें समझ में आ गई होंगी।
ठीक है, चलिए अब इसके आगे भी हम लोग देख लेते हैं होगा क्या यहाँ पे। अब ये जनरल इक्वेशन निकल के आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर I की वैल्यू लार्ज है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कभी F की वैल्यू R/2 नहीं आएगी, ठीक है। आप cos 30, cos 15 ये रख के चेक करेंगे कि F की वैल्यू क्या R/2 आ रही है कि नहीं आई। अब देखो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में अगर हम लेते हैं एंगल I टेंस टू 0, इट मीन्स कौन सी रेस के लिए ले रहे हैं, पैरेक्सियल के लिए। तो अब देखो 2r माइनस एफ कॉस 0 हो जाएगा इक्वल टू r, और cos 0 की वैल्यू 1, तो 2r माइनस एफ इक्वल टू r हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, r माइनस एफ इक्वल टू r/2, ठीक है, या इंटरचेंज कर लो r/2 इक्वल टू f, तो f इक्वल टू r/2। तो याद रखना ये जनरल इक्वेशन है आपके लिए, और जनरल इक्वेशन में जब पैरेक्सियल के लिए कंडीशन लगाते हैं तब हमको r/2 मिलता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि केवल जब पैरेक्सियल रेज होंगी तभी फोकस r/2 पे होगा, ठीक है। अगर पैरेक्सियल नहीं है, मार्जिनल है, तो आप इस इक्वेशन का यूज करो, आपको रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर का। तो जल्दी से नोट कर लो इन सब चीजों को।